हाय हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी स्पेस से एसबीएफसी फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी का Q2 का रिजल्ट भी हमने डिस्कस किया था। पूरा लेंडिंग स्पेस अगर आप देखोगे तो मोस्टली चाहे बैंक्स हो या आपका एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस हो, हर एक स्पेस में हम देख रहे हैं कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है। एसेट क्वालिटी सबका खराब हो रहा है, ग्रोथ सबका घट रहा है, मार्जिन में कंप्रेशन है। तो हार्डली आपको दो चार ऐसी कुछ कंपनीज दिखती है जिसमें कुछ डिस्कशन का पॉइंट बनता है, थोड़ा बहुत होप है कि ग्रोथ आ रही है, एसेट क्वालिटी को लेकर के मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है। तो एसबीएफसी का रिजल्ट हमने डिस्कस किया था। कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, लेकिन इनका भी एनपीए इंक्रीज हुआ था Q2 के अंदर। तो एक बार रिजल्ट थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, देन कॉन कॉल में देखेंगे कि मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स के लिए कैसा गाइडेंस दे रहा है। क्या 5 स्टार की तरह इन्होंने भी ग्रोथ गाइडेंस को घटाया है, प्लस एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे कंपनी का ओवरऑल कैसा गाइडेंस है। सो उससे हमको स्कोप समझ में आएगा कि बिजनेस एंड स्टॉक के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनका अगर आप Q3 का रिजल्ट देखोगे तो ग्रोथ के पैरामीटर पे तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लोन बुक अगर हम देखें तो 33% से ग्रो हुआ कंपनी का वाई लेवल पे। गाइडेंस इनका रहता है 25-28% का, बट हर एक क्वार्टर में कंपनी अपने गाइडेंस से बेटर परफॉर्म करती है। देन यील्ड का नंबर भी अगर आप देखोगे तो वो भी इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है, यील्ड में भी इंप्रूवमेंट आई है। ओपेक्स टू एयूएम, ये इनका गाइडेंस होता है कि 50 बेसिस पॉइंट से हमारा ओपेक्स टू एयूएम जो है वो हर एक साल में कम होगा। इस क्वार्टर में गाइडेंस से भी बेटर परफॉर्म किया इन्होंने, और उसका रिजल्ट आपको इनके पैट में दिखेगा। कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज आया है, क्यों? बिकॉज कॉस्ट आपका नीचे जा रहा है, कॉस्ट टू इनकम आपका इंप्रूव हो रहा है। तो पैट कंपनी का 60% ग्रो हुआ है। आरओए इनका स्टेबल है 4.5% के ऊपर, एंड आरओई कंपनी कंसिस्टेंटली इंप्रूव करती जा रही है। लास्ट ईयर इनका आरओई अराउंड 10-11% पे था, अब अगर आप देखोगे तो 13% तक ऑलमोस्ट कंपनी का आरओई जा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है इनके एसेट क्वालिटी के अंदर। ग्रॉस एनपीए कंपनी का इंक्रीज हुआ है, एंड अगर आप एक ये ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे इनका लास्ट 2 क्वार्टर का, सो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो Q1 में भी बढ़ गया था, और Q2 में भी अगेन हमने देखा कि 9 बेसिस पॉइंट से इनका एनपीए फिर से इंक्रीज हुआ है। अच्छी बात इसमें ये है कि जो 1+DPD है, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 2 EMIs मिस करी है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है Q1 के कंपैरिजन में, और कलेक्शन एफिशिएंसी भी कंपनी की इंप्रूव हुई है Q1 के कंपैरिजन में। सो ये दो चीज अच्छी थी जो हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था। बट अब हमको देखना है कि एनपीए जो इनका 2 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है, उस पे मैनेजमेंट कैसा आउटलुक देता है, एंड ओवरऑल ग्रोथ वगैरह के ऊपर कैसा गाइडेंस है मैनेजमेंट का। सो कॉन कॉल देखते हैं कंपनी का। तो मैनेजमेंट बेसिकली ब्रीफ दे रहा है कि इंडस्ट्री में किस तरीके के चैलेंजेस चल रहे हैं। लाइक अगर आप 2-3 ईयर्स पहले का टाइम, सॉरी 1-1.5 साल पहले का टाइम देखोगे, जो कोविड के बाद का 2-3 साल का जो वो टाइम चला था, जिसमें हर एक लेंडर का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा था। इनफैक्ट क्रेडिट कॉस्ट, कई सारे ऐसे लेंडर्स हैं जो नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट रिपोर्ट कर रहे थे। क्यों? बिकॉज पुराने जो बैड लोन थे उनसे रिकवरी हो रही थी, फ्रेश एनपीए बन ही नहीं रहा था, तो बैंकों को प्रोविजनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वो एक इस तरीके का टाइम था जहां पे, आई मीन क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखो तो बहुत अच्छी पिच थी, जहां पे बॉल आपको बिल्कुल बैट पे आ रहा था, कोई बाउंस अनइवन बाउंस नहीं था। सो वो उस तरीके का टाइम था। अभी अगर आप देखोगे तो चैलेंजिंग सिचुएशन है। हर एक प्लेयर को ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रहा है, एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, मार्जिन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो सिचुएशन अभी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, हमने भी जो कंपनी का 4th क्वार्टर का जो कॉन कॉल डिस्कस किया था FY24 का, सो उसमें मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इन सारी चीजों पे हाईलाइट किया था कि FY25 लैंडिंग इंडस्ट्री के लिए 3 बड़े चैलेंजेस लेके आएगा। क्या रहेगा? सबसे पहला चैलेंज रहेगा ग्रोथ का स्लो डाउन। मतलब हमने वो जो 2-3 ईयर्स का जो ड्यूरेशन देखा, कोविड के 6-9 मंथ्स के बाद का जो टाइम स्टार्ट हुआ था, जिसमें पूरा सेक्टर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 15-20% पे ग्रो कर रहा था। बड़े बड़े बैंकों का लोन बुक भी ऑलमोस्ट 20-25-30% पे ग्रो कर रहा था। सो अब उस ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में इस चीज को बोला था। दूसरा चैलेंज क्या रहेगा? मार्जिन कंप्रेस होंगे। क्यों? क्योंकि सबका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर आप देखो तो बैंकों के लिए डिपॉजिट लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर एक बैंक्स में ऐसा है कि वॉर चल रही है कि एचडीएफसी को आईसीआईसीआई डिपॉजिट से डिपॉजिट लाना है, कोटक से आईसीआईसीआई को डिपॉजिट लाना है। तो एक तरीके की वॉर चल रही है मार्केट में, बैंकों के बीच में डिपॉजिट्स को लेकर के। अगर आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए हैं, एफडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ फंड पूरी इंडस्ट्री में बढ़ गई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा
तो आपका मार्जिन इंपैक्ट होगा। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट। मतलब वही जो 2-3 ईयर्स में हमने देखा कि नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट कंपनीज रिपोर्ट कर रही थी, वो टाइम अब जा चुका है। आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ओवर लेवरेजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिटेल स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से हर एक लेंडर का क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। कंपनी कह रही है कि ये जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं ये किस वजह से आए हैं। आप देखोगे कंजम्पशन सेक्टर में, अगर चाहे एफएमसीजी कंपनीज हो, सीमेंट कंपनीज हो, पेंट कंपनीज हो या रिटेल कंपनीज हो, सबके कंज्यूमर का जो ग्रोथ है वो उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। उसके भी अगेन मैनेजमेंट कह रहा है कि 3-4 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है कि पोस्ट पेंडेमिक, मतलब कोविड के बाद जो रिकवरी हुई है हमारी इकोनॉमी की, वो के शेप रिकवरी हुई है। तो के शेप रिकवरी की वजह से एक एक वो ये चैलेंजेस हमको देखने को मिला है। दूसरा, इन्फ्लेशन ने एक्चुअली में जो मिडिल क्लास है उसकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। वो एक दूसरा रीजन है कि क्यों हमको कंज्यूमर का डिमांड में एक एक वीकनेस देखने को मिल रही है। और तीसरा जो रीजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईएमआई का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स का डेटा देखोगे, तो जितनी भी सेक्टर में ग्रोथ आई है, लैंडिंग स्पेस में जितनी भी ग्रोथ आई है, वो ग्रोथ किस स्पेस से आई है, रिटेलर से, रिटेल स्पेस पे आई है। मतलब हर एक लेंडर ने, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, इन्होंने रिटेलर्स को लोन ज्यादा दिया है। नॉर्मली हम देखते थे जो 2003-2004 का जो क्रेडिट साइकिल था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रेडिट साइकिल था, तो उसमें बैंक्स कॉर्पोरेट पे ज्यादा फोकस करते थे, होलसेल लेंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स में हर एक बैंक ने, जो पहले की कॉर्पोरेट लोन देते थे, जैसे आईसीआईसीआई एक्सिस को अगर आप देखोगे, तो ट्रेडिशनली ये बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन इस 3-4 ईयर की ड्यूरेशन में इन्होंने भी रिटेल लेंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया। एक तरीके से जो हमने माइक्रो फाइनेंस में बार बार वर्ड सुना है कि ओवर लेवरेजिंग हुई है। पिछले 3-4 ईयर्स के अंदर एक्चुअली में बहुत ज्यादा ओवर लेवरेजिंग हुई है रिटेल स्पेस के अंदर। इसका एक और रीजन ये भी है कि जो कैपेक्स अगर हम देख रहे हैं, जो हमारे कंट्री में जो हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें ज्यादातर जो शेयर है वो गवर्नमेंट का है। प्राइवेट कैपेक्स अभी भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। मतलब इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो 2003-2004 का जो टाइम था, उस लेवल का प्राइवेट कैपेक्स नहीं बढ़ा है अभी तक लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। दूसरा पॉइंट, जिन कंपनीज ने कैपेक्स किया भी है, आई मीन हम भी कितनी सारी कंपनीज को डिस्कस करते हैं जो कैपेसिटी बढ़ा रही है, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, नए प्रोडक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो कंपनीज एक्सपेंशन कर भी रही हैं, वो भी बैंकों से लोन नहीं ले रही है, वो भी अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर जा रही है। बिकॉज लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग बुल रैली रही है, स्टॉक मार्केट में बहुत स्ट्रांग बुल रैली रही है। इस रैली की वजह से कई सारी कंपनीज के वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है। तो जब वैल्यूएशन इतने ज्यादा हाई है, इतने अच्छे वैल्यूएशन मार्केट से मिले हैं इन कंपनीज को, तो ये जो मैनेजमेंट है, इनको बिजनेस में जब फर्दर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ये फंड सोर्सिंग के लिए बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, ये कैपिटल मार्केट के पास जा रहे हैं। मतलब आप देखते हो कि हर एक क्वार्टर में हम ही इतनी सारी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट 3-4-5 कंपनी का हर एक क्वार्टर में हम डिस्कस करते हैं कि क्यूआईपी आ रहा है। क्यूआईपी मतलब क्या, उनकी जो मैनेजमेंट है मार्केट में जा रही है, इक्विटी डाइल्यूट कर रही है और इन्वेस्टर से पैसा उठा रही है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का आज के टाइम पे ये मानना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट से कम है। अगर हम इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ डेट लेंगे, तो लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर वैसे ही इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए हैं, तो वो कॉस्ट हमको ज्यादा पेन करेगा हमारे बैलेंस शीट पे। इससे बेटर है कि बिजनेस को इतना अच्छा वैल्यूएशन मिला है अभी मार्केट से, सो क्यों ना थोड़ी सी इक्विटी हम डाइल्यूट करें एंड वहां से हम फंड रेज करें और वहां से बिजनेस को आगे ग्रो करें। तो ये 2-3 रीजन हैं जिसकी वजह से आपका कॉर्पोरेट लेंडिंग बढ़ा नहीं है, होलसेल लेंडिंग बढ़ा नहीं है बैंकों का। तो बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने, सब ने रिटेल के ऊपर फोकस किया है। तो इसकी वजह से ओवर लेवरेजिंग हुई है और रिटेलर के ऊपर बर्डन किसका पड़ा है, ईएमआई का। बिकॉज इन्फ्लेशन आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई था, इन्फ्लेशन जितना बढ़ा उसके प्रोपोर्शन में आपकी इनकम नहीं बढ़ी, प्लस आपने ईएमआईज बहुत ज्यादा ले लिया और उसका हमको ये पेन देखने को मिल रहा है। देन कंपनी कह रही है कि हमारा जो ग्रोथ गाइडेंस है वो इंटैक्ट है, 5-7% का हमारा ग्रोथ का गाइडेंस रहा है। इस क्वार्टर में हमने उससे बेटर किया है। प्लस अगर आप कॉस्ट वाले पार्ट पे देखो तो हमारा गाइडेंस होता है कि 50 बेसिस पॉइंट हम अपने कॉस्ट को कम करेंगे एनुअली, लेकिन इस क्वार्टर में अगेन हमने उससे भी बेटर परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का इंप्रूव हुआ है। लास्टली क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें इनका गाइडेंस थोड़ा सा खराब हुआ है। कंपनी का गाइडेंस है कि 80 से 100 बेसिस पॉइंट में हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहेगा, लेकिन इस क्वार्टर में इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो आई थिंक 1.03% के आसपास था, यानी कि वहां पे इनका गाइडेंस थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया है।
कॉस्ट ऑफ फंड कंपनी कह रही है कि हमारा लगातार बढ़ रहा है, इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ फंड लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस क्वार्टर में हमने हमारे स्प्रेड को 14 बेसिस पॉइंट इंप्रूव किया है। सो स्प्रेड क्या होता है, मतलब कि किस रेट पे मैंने पैसा उठाया एंड आगे किस रेट पे मैंने पैसा दिया, तो जो बीच का गैप होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। सो इनका जो स्प्रेड है वो 14 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में। जबकि इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है हर एक प्लेयर के लिए। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया है, यानी बोरोअर को ये जो जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसको उस रेट को इंक्रीज नहीं किया है, बिना उसको इंक्रीज किए इन्होंने अपने स्प्रेड को 14 बेसिस पॉइंट इंप्रूव किया है। सो एक्चुअली में लिक्विडिटी काफी अच्छे से मैनेज करी है कंपनी ने। प्लस दूसरा पॉइंट, कंपनी लेवरेज बढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे आरओए इनका डिटोरिएट नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, आरओए स्टेबल है और आरओई इंप्रूव हुआ है। जैसा इनका गाइडेंस है कि कुछ 2-3 साल के अंदर अपने आरओई को हमको 15% तक लेके जाना है। सो बिल्कुल उस डायरेक्शन में इनका आरओई जा रहा है, 10% से ऑलमोस्ट 13% का आरओई हो गया है। देन कंपनी कह रही है कि ये जो बिजनेस है इसमें एक बैंकर की, मतलब एक लेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि उसको ग्रोथ मैनेज करना है, बिकॉज ग्रो करना बहुत ईजी है। बिकॉज अगर आप मॉडल देखो तो क्या है, आपके पास पैसा है एंड आपको पैसा बांटना है, तो जितना ज्यादा पैसा बांटोगे उतना ज्यादा आपका लोन बुक का ग्रोथ आएगा। सो ग्रोथ तो आप कर लोगे, लेकिन आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो साइकिल्स चलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लैंडिंग स्पेस के अंदर, उन साइकिल्स में जो रिस्क है उसको मैनेज करके आपको ग्रो करना है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कभी क्रेडिट साइकिल चलेगा, यानी कि लोन बुक का ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है, डिमांड बहुत अच्छी है इकोनॉमी में, कभी ऐसा साइकिल है कि डिमांड बिल्कुल कम हो गई। फिर दूसरा साइकिल होता है एसेट क्वालिटी का, यानी कि एनपीए का प्रॉब्लम, आपने लोन दिया, लोन का ग्रोथ तो है, लोन का डिमांड तो है, लेकिन लोन रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर को, तो वो एनपीए का साइकिल हो गया। तीसरा साइकिल चलता है इस इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का, यानी कि आपको आगे ग्रो करने के लिए जो पैसा चाहिए, बोरोइंग चाहिए जो मार्केट से, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है। सो मल्टीपल साइकिल्स चलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी तो एक्चुअली ये दोनों तीनों साइकिल एक साथ चल रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि लोन बुक का ग्रोथ भी घट रहा है, एसेट क्वालिटी भी खराब हो रही है, और जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो भी कंटिन्यू है इन प्लेयर्स के साथ में। तो कंपनी कह रही है कि ये तीनों चारों साइकिल एक साथ अभी इस इंडस्ट्री को इन्फेक्ट कर रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि रेगुलेटर की तरफ से भी बहुत स्ट्रिक्टनेस है अभी पूरी इंडस्ट्री को लेकर के। रेगुलेटर का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कंप्लायंस को लेकर के। आपने देखा होगा पास्ट में उन्होंने बहुत सारी एनबीएफसीज बैंक्स के ऊपर बैन भी लगाया अलग अलग डिवीजन को लेकर के, जहां पे भी आरबीआई को लगा कि थोड़ा सा जो लेंडर है वो लीनियंट है कंप्लायंस को लेकर के, उन्होंने इमीडिएटली उस वाले पार्ट के ऊपर बैन लगाया। सो आरबीआई की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि जो भी कंप्लायंस वाला पार्ट है लेंडर को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये सारे 4-5 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो इस सेक्टर को अभी फेस करना पड़ रहा है। देन एसबीएफसी क्या कह रहा है कि अब ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है। मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि या तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म होता है या एक्सट्रीम पेसिमिज्म होता है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी हम इंडस्ट्री में ये देख रहे हैं कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने ऐसा मान लिया कि ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम ब्रेक लगाना पड़ेगा अपने ग्रोथ के ऊपर। एसबीएफसी कह रहा है कि हमारे पार्ट पे हमने जब अच्छा टाइम चल रहा था इंडस्ट्री का तब भी सेम गाइडेंस दिया था कि हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी भी हम सेम गाइडेंस दे रहे हैं कि हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है अपने आउटलुक को लेकर के। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट कह रहा है कि चैलेंजेस तो हैं इंडस्ट्री में, लिक्विडिटी का चैलेंज है, एसेट क्वालिटी का थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है, प्लस आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ गया, ये सारे 2-3 चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रूडेंटली एक्ट करो, अपनी कंप्लायंस वगैरह को मैनेज करो और कस्टमर क्वालिटी अच्छा रखो, तो ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है। तो कंपनी कह रही है कि हम अपने आउटलुक वाले पार्ट पे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड इसीलिए हमने मतलब जो ग्रोथ का गाइडेंस है उसको घटाया नहीं है, ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन करा है कंपनी ने, वही 5-7% पे कंपनी कॉन्फिडेंट है हम ग्रो करते रहेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा इनको, तो इनका जो कॉस्ट है, ओपेक्स है जो इनका, वो हर साल 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होता रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस कंपनी कह रही है कि हम ऑलमोस्ट सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80 से 100 बेसिस पॉइंट का। इसमें 1-2 क्वार्टर ऐसा हो सकता है जिसमें इनका क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए, जैसा ये सेकंड क्वार्टर हुआ था, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे अपने क्रेडिट कॉस्ट के गाइडेंस को कंपनी ने मेंटेन किया है। देन कंपनी कह रही है कि 99% इनका सिक्योर्ड बुक है, अनसिक्योर्ड लोन करते ही नहीं है ये, एमएसएमई और गोल्ड लोन देती है कंपनी। टोटल 192 ब्रांचेस हैं इनके। देन कंपनी का कहना है कि अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा खुद का जो मेन बिजनेस है वो सिक्योर्ड बिजनेस है, सिक्योर्ड लोन हम देते हैं। सो एग्जैक्टली किस तरीके का स्ट्रेस है, कितना ज्यादा वो रह सकता है, उस पर हमारा अभी कोई व्यू नहीं है।
देन कंपनी का कहना है कि ये जो इंडस्ट्री में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ में स्पेसिफिकली, तो चैलेंज ये नहीं है कि आपके बाउंस रेट बढ़ रहे हैं कस्टमर्स के। बाउंस रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कस्टमर जिनका एक ईएमआई, दो ईएमआई, तीन ईएमआई मिस हो रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है। इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम इस चीज में आ रहा है कि एक बार जो कस्टमर एक बकेट में स्लिप हो रहा है, उसको वापस से इंप्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज अगर एक कस्टमर ने एक बार अपनी दो ईएमआई मिस कर दी, तो वो कौन से बकेट में आ गया? 60 डीपीडी। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि एक बार जब एक कस्टमर 60 डीपीडी में आ जाता है, तो उसको वापस से स्टैंडर्ड या नॉर्मल कैटेगरी में लाने में हमको बहुत चैलेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहे हैं जो लोन अपनी मिस कर रहे हैं, अपनी ईएमआई मिस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो एक बार एक जो कस्टमर अपनी ईएमआई मिस कर रहा है, वो वापस से नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आ रहा है, बिकॉज ईएमआई का बर्डन उसके ऊपर इतना है कि अगर वो एक दो ईएमआई मिस करता है अपनी, देन वो फिर से हमको ईएमआई पे करता है एक दो मंथ, उसके बाद वापस से वो मिस कर देता है एक दो मंथ, मतलब वो एनपीए में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है और वापस से नॉर्मल कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है। तो ये चैलेंज एक्चुअली में हमको फेस करने को मिल रहा है। देन कंपनी का कहना है कि और ये साइकिल्स हैं, ये इकोनॉमिक साइकिल्स हैं। अभी जो साइकिल है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे है, बट हम अपने लेवल पे होपफुल हैं कि ऐसा कुछ ड्रामेटिक हमको देखने को मिला नहीं कि बहुत कोई सीरियस कंसर्न है अपने पार्ट पे। सो इसीलिए हमने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी चेंज नहीं किया इस साल के लिए। हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट 80 टू 100 बेसिस पॉइंट ही रहेगा, एंड ओवरऑल ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है इसमें बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। को लेंडिंग भी करता है एसबीएफसी, तो इनका जो 80% जो लोन बुक है वो को लेंडिंग के अंडर है। कंपनी कह रही है कि ऑलमोस्ट हमको इसी लेवल पे मेंटेन करना है इसको, बिकॉज लिक्विडिटी का थोड़ा सा इनको एक्सेस मिल जाता है उससे। ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट कह रहा है कि चैलेंजेस जरूर हैं, मतलब ये थोड़ा सा जो वापस लाना है कस्टमर को नॉर्मल कैटेगरी में, उसमें चैलेंज जरूर आ रहा है, लेकिन इसके लिए हम ग्रोथ गाइडेंस को कम नहीं कर रहे हैं। 5 टू 7% का हमारा ग्रोथ का गाइडेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो अगर आप इसका लोअर एंड भी पकड़ोगे तो 5 टू 6% का ग्रोथ हो गया, यानी एनुअली 20 से 25 28% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर चीजें यहां से बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है, जो कि हमको लग नहीं रहा है कि होनी चाहिए, जैसा मोमेंटम चल रहा है हम कॉन्फिडेंट हैं, तो हम 20 25 28% पे एनुअल बेसिस पे आराम से ग्रो कर लेंगे। देन कंपनी का कहना है कि लिक्विडिटी वाले पार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारी एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इस क्वार्टर में हमारा यील्ड इंप्रूव हुआ है। हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा यील्ड इंप्रूव हुआ है, तो ये एक तरीके से आपको दिखाता है कि लिक्विडिटी कितने अच्छे से हम मैनेज कर पा रहे हैं। प्लस एक और अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, तो कंपनी कह रही है कि एसबीआई ने, जो इनका लेंडर है, जो इनको लोन देता है, उन्होंने लास्ट 4 मंथ्स के अंदर थ्री टाइम्स जो है अपने एमसीएलआर को बढ़ाया है। एमसीएलआर क्या होता है? आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। पहले एक इंडस्ट्री में ईबीएलआर फॉलो किया जाता था, बैंक जो है वो ईबीएलआर के थ्रू आगे लोन देते थे। ईबीएलआर जो है वो आरबीआई का जो रेपो रेट है उसको अपना बेंचमार्क मानता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि हर एक बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो सेम नहीं होता है। मतलब एसबीआई का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, एचडीएफसी का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, हम ये नहीं बोल सकते कि आईडीएफसी बैंक या उज्जीवन बैंक का भी वही सेम कॉस्ट ऑफ फंड रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड हर एक बैंक का अलग होता है, इसीलिए आरबीआई ने ईबीएलआर की जगह एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक 2016 2017 के आसपास। एमसीएलआर में जो बैंक लोन देता है अपने बोरोवर्स को, वो अपने इंटरनल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग देता है। इंटरनल बेंचमार्क उसका क्या होता है? उसका खुद का ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसका खुद का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। यानी आज जैसे अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो बैंक को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मार्केट से जो उसको पैसा उठाना है, डिपॉजिटर से जो उसको पैसा उठाना है, वही उसको ऑलमोस्ट 5 6 7 8% पे पड़ रहा है। तो जब उसकी खुद की कॉस्ट 5 6 7% की है, देन उसके ऊपर से ऑपरेशनल कॉस्ट है, प्लस थोड़ा सा वो रिस्क प्रीमियम भी चार्ज करेगा, इसीलिए वो आगे जो लोन दे रहा है, एनबीएफसीज को लोन दे रहा है या रिटेल कस्टमर्स को लोन दे रहा है, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। तो कंपनी क्या कह रही है? एसबीआई ने पिछले 4 मंथ्स के अंदर 3 टाइम अपने एमसीएलआर रेट्स को इंक्रीज किया है। इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ने इंडस्ट्री में अपने एमसीएलआर रेट्स को इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप हमारा स्प्रेड देखोगे तो वो 14 15 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है। तो ये आपको दिखाता है कि हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे लेंडर्स के साथ में, बिकॉज हमारे पास लिक्विडिटी एडुकेट अवेलेबल है, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि आगे चल के हम इसको मैनेज कर पाएंगे। अब क्या इसमें चैलेंज आएगा हमारे कॉस्ट ऑफ फंड के ऊपर? बिल्कुल आएगा, आगे चल के हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ सकता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएं, बिकॉज हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है वो थोड़े से सेंसिटिव हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर के, ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं।
तो हमारा फोकस आज के टाइम पे ये है कि ये रेट हम पास ऑन ना करें हमारे कस्टमर्स को। जो भी हमको हमारे मार्जिन में प्रोटेक्शन करना है या स्प्रेड को मेंटेन करना है, उसको उसका हमारा टारगेट ये है कि हम कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट लेकर के आए। उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, बैंक्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। जैसे 5 स्टार ने किया था लास्ट कुछ क्वार्टर्स पहले कि वो फॉरेन मार्केट से बोरो कर रहे थे प्लस कैपिटल मार्केट से बोरो कर रहे थे। सेम एसबीएफसी भी आज के टाइम पे क्या कर रहा है, एनसीडी के थ्रू ये फंड रेज कर रहा है, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग के थ्रू ये फंड रेज कर रहे हैं, बैंक्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। सो कंपनी कह रही है कि बहुत इजी है हमारे लिए कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हम भी हमारे बोरोवर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। लेकिन ये एक तरीके से लेजी बैंकिंग हो गया, कुछ आप इनोवेटिव नहीं कर रहे हो, एक तरीके का कमोडिटी बिजनेस आप मैनेज कर रहे हो कि आपका खर्चा बढ़ा, आपने कस्टमर को बढ़ा दिया। इनोवेटिव अगर आप वहां पे कुछ कर सकते हो, मतलब आपने बिना कस्टमर को रेट पास ऑन किए खुद का कॉस्ट मैनेज कर लिया, तो आप ज्यादा मार्केट शेयर भी गेन कर सकते हो। बिकॉज वो जो अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स हैं वो भी आपके पास आएंगे अगर आप उनको लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। लेकिन वो आप तब कर सकते हो जब आप खुद अपने कॉस्ट को मैनेज करो। तो कंपनी क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है अपने सोर्सेज को, बैंक से डिपेंडेंसी कम कर रही है जिससे इनका खुद का कॉस्ट ऑफ फंड कम रहे एंड आगे ये कस्टमर को बेटर रेट पे लोन प्रोवाइड कर पाए। देन रेगुलेटर की तरफ से कंपनी कह रही है कि एक और ये भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है रेगुलेटर की तरफ से कि स्पेसिफिकली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो ये प्रोडक्ट है या और भी जो कुछ अनसिक्योर्ड लोन वाले जो प्रोडक्ट हैं, उसमें आरबीआई का कहना है कि जितने भी लेंडर्स हैं उनको उस पैसे का एंड यूज ट्रैक करना है। यानी आपने लोन तो दे दिया बोरोवर को, अब आपको ये भी ट्रैक करना है कि वो पैसा यूज कहां पे किया जा रहा है। सो बिकॉज आरबीआई का कंसर्न ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि बोरोवर लोन तो ले रहा है लेकिन वो लोन प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं हो रहा है। तो अगर वो लोन प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं हो रहा है, मतलब वो अगर अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है या लेट्स से कोई एसेट परचेज करने के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो उसका इकोनॉमी प्रोडक्शन के लिए कुछ भी यूज नहीं हो रहा है उस पैसे का, तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की लोन है, उसको आपको अवॉइड करना है। तो आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है हर एक लेंडर को कि आपको एंड यूज ट्रैक करना है उस पैसे का जो भी आप लोन दे रहे हो, स्पेसिफिकली लैप वाले जैसे जो प्रोडक्ट है। सो एसबीएफसी कह रहा है कि अब इसको ट्रैक करना एक एनबीएफसी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बिकॉज बैंक इसको कर सकता है, बैंक के पास तो उस कस्टमर का अकाउंट है तो बैंक उसके ट्रांजैक्शन वगैरह ट्रैक कर सकता है। हमारे जैसे एनबीएफसी के लिए उसको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी हमने कुछ मॉडल्स, कुछ मेथड्स वगैरह क्रिएट किए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि फॉलो तो करना पड़ेगा, आरबीआई का कंप्लायंस है। देन रेगुलेटर का सबसे ज्यादा फोकस है, मैनेजमेंट कह रहा है कि कस्टमर फेयर प्रैक्टिस कोड, इसके ऊपर रेगुलेटर का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फोकस है। रेगुलेटर कह रहा है कि जितने भी लेंडर्स हैं उनको सारे कंप्लायंसेस को बहुत रिगरसली फॉलो करना है, इंटरेस्ट रेट से लेकर के, कलेक्शन से लेकर के, आपका लैंडिंग पार्ट से लेकर के, हर एक चीज में पूरे ये सारा कंप्लायंस फॉलो करना है। जो भी आप चार्जेस कर रहे हो कस्टमर को, उसके पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, मतलब अपफ्रंट आपको वो डिस्क्लोज करना है। जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा तो आरबीआई ने एक नया रेगुलेशन भी लाया था कि बैंक्स जो ये प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं या जितने एनबीएफसी प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं, वो आपको कस्टमर को पहले ही अपफ्रंट बताना है कि ये आपका इंटरेस्ट रेट है और इसके ऊपर इतना आपका प्रोसेसिंग फी चार्ज होगा। बिकॉज बहुत सारे केसेस में लेंडर्स जो हैं वो प्रूडेंटली कस्टमर को इस चीज का इन्फॉर्म नहीं करते थे और थोड़ा सा उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होता था। तो आरबीआई ने इसके ऊपर फोकस किया है। दूसरा, आरबीआई ने एक और क्या चेंज किया इंडस्ट्री के अंदर कि आप कस्टमर को इंटरेस्ट रेट तब से ही चार्ज करना शुरू करोगे जब आप वो जो अमाउंट है लोन का वो उसको हैंड ओवर कर दोगे, उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। बिकॉज अभी तक क्या होता था कि आपने लोन सैंक्शन कर दिया, अब कस्टमर के पास में जो पैसा जाएगा, जो अमाउंट जाएगा, उसमें 2-3 डेज 4 डेज का टाइम लगता था नॉर्मली। लेकिन ये लैंडर्स क्या करते थे, उस ड्यूरेशन का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे जिससे इनको ठीक ठाक इनकम होता था। तो आरबीआई ने उस पर भी रोक लगा दी है। आरबीआई कह रहा है कि अब आप तभी चार्ज करोगे इंटरेस्ट जब वो पैसा आप एक्चुअली में हैंड ओवर कर दोगे कस्टमर को। सो कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई का स्ट्रिक्ट फोकस है कि इन सारे पार्ट के ऊपर आप क्लोजली मॉनिटर करो, कुछ भी मतलब अनहिडन चार्जेस नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी आपको पूरी मेंटेन करनी है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास जो लिक्विडिटी है वो क्वालिटी लिक्विडिटी अवेलेबल है, कैश आपके बिजनेस में होना चाहिए, कल को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अगर आपको ग्रोथ करना है तो ग्रोथ उतना ही करना है जितना आपका रिस्क फ्रेमवर्क स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजों का मतलब क्या है कि आरबीआई क्लोजली कह रहा है कि अगर ग्रोथ करना भी है आपको तो रिस्क को मैनेज करके करो, सिस्टम में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कस्टमर के साथ में आपको पूरा फेयर प्ले करना चाहिए। तो ये सारे एडिशनल चैलेंजेस जो हैं वो रेगुलेटर की तरफ से आए हैं इस इंडस्ट्री के लिए। देन कंपनी कह रही है कि हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं जो ईएमआई मिस करते हैं उनको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है रीपे करने में, बिकॉज ऑन एन एवरेज एक कस्टमर का 2-2, 3-3 ईएमआई हो गया है।
और इस प्रोपोर्शन में उनकी इनकम नहीं बढ़ी है पिछले कुछ ईयर्स के अगर हम टाइम देखें तो इनकम इतनी बढ़ी नहीं है, ईएमआई का नंबर बढ़ गया है, प्लस इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, महंगाई का प्रॉब्लम है। सो इन सारी चीजों की वजह से उनको ईएमआई रीपे करने में ये प्रॉब्लम आ रहा है। कंपनी कह रही है कि जो उनके इनकम के ऊपर जो बर्डन है ईएमआई का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ी है पिछले 3-4 ईयर्स के अंदर। इनका कहना है कि अगर आप छोटे छोटे बिजनेसेस को देखोगे तो उनके अपने कुछ चैलेंजेस हैं, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया ऑर्गेनाइज होता जा रहा है वैसे वैसे ये सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनको बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फेस करना पड़ रहा है। मतलब अगर हम जैसे हम भी रिटेल सेक्टर, रिटेल ज्वेलर्स की बात करते हैं कि मार्केट शेयर ज्वेलरी स्पेस में कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज प्लेयर से अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में शिफ्ट हो रहा है। अब एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर हमको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड ये भी है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, जिनके पास फंडिंग का एक्सेस नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो एक्चुअली में ये सारा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो एसबीएफसी क्या कह रहा है, इनफैक्ट जब आप इंडिया के टॉप बिजनेसेस का डेटा देखते हो, कॉर्पोरेट का डेटा देखते हो, पेंट्स वाले सेक्टर में या एफएमसीजी वाले सेक्टर में, तो बड़े बिजनेस का तो डेटा हमको दिखता है कि बड़े बिजनेसेस ग्रो नहीं कर रहे, वो ग्रोथ का पेन फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनमें इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आ गई है, उसका डेटा रेडिली अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्री में, बट ये ग्राउंड रियलिटी है जो हम हमारे कस्टमर्स के साथ में देख रहे हैं। एंड इनकी मैनेजमेंट क्या कह रही है कि अब इसमें कुछ ऐसा ड्रामेटिक नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होंगे, ऐसा कुछ होगा। जस्ट एक ये साइकिल चेंज हुआ है, अभी अभी उनका खर्चा ज्यादा बढ़ गया, उनके इनकम पे बर्डन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से वो उनको लोन रिपेमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, बहुत जल्दी उनका इंप्रूवमेंट आ जाएगा एंड साइकिल वापस से जो है वो वापस से आपका इंप्रूव होगा। देन इनका रिजेक्शन रेट बढ़ गया है। सो बेसिकली 5 to 7% कंपनी का रिजेक्शन रेट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है रिजेक्शन रेट? बिकॉज मैनेजमेंट कह रहा है कि जो कस्टमर की एलिजिबिलिटी है लोन देने की वो ब्रीच हो गई है। मतलब एक इंडस्ट्री में टर्म होता है FOIR, आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड इनकम ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसा करके होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि एक जो बोरोवर है उसकी जो मंथली इनकम है, उसकी मंथली इनकम के ऊपर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कितने हैं लोन वगैरह के, ईएमआई वगैरह के। सो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में बैंक्स या एनबीएफसी क्या फॉलो करती है कि लेट्स से अगर एक बोरोवर का जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपीज है, तो उसका जो फिक्स ऑब्लिगेशन है, मतलब टोटल जो ईएमआई जाती है उसकी, वो मैक्सिमम 50,000 तक जाना चाहिए। अगर उसकी टोटल ईएमआई 60-70,000 तक जाती है तो कोई भी बोरोवर उसको लोन नहीं देगा। होम लोन के केस में तो ये आई थिंक 40% तक रहता है, यानी 1 लाख इनकम है तो मैक्सिमम आपका 40,000 ऑब्लिगेशन रहना चाहिए। सो अभी इंडस्ट्री में ये जो लेवल है वो ब्रीच हो गया है। क्यों हो गया? बिकॉज ओवर लेवरेजिंग हुई है, वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। इसीलिए एसबीएफसी का जो रिजेक्शन रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ टाइम में। देन कंपनी कह रही है कि जो हम क्रेडिट नॉर्म्स हमने जो स्ट्रिक्ट किए हैं ये हमने फरवरी से करने स्टार्ट कर दिए थे, और बिकॉज हमको वेट नहीं करना है कि एनपीए बढ़ेगा तब हम क्रेडिट नॉर्म स्ट्रिक्ट करेंगे, हमने पहले इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था और अपने क्रेडिट नॉर्म स्ट्रिक्ट कर दिए थे। इसीलिए हमारा 5 to 7% जो है वो रिजेक्शन रेट बढ़ गया है पिछले कुछ टाइम में। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी जो सेक्टर का आप टाइम देखोगे वो बैड टाइम चल रहा है सेक्टर के लिए। तो इस इंडस्ट्री में जब बैड टाइम चलता है तो लेंडर की जो बुक होती है वो अच्छी क्वालिटी की बनती है, एंड जब इंडस्ट्री का गुड टाइम चलता है तो जो लेंडर है वो बैड बुक क्रिएट करता है। मतलब कहने का क्या है, 2-3 ईयर्स पहले जब सब कुछ अच्छा था, सेक्टर में ग्रोथ अच्छी थी, एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सो हर एक लेंडर जो था वो ऐसे अंडर राइटिंग को लेकर के थोड़ा सा कैजुअल था, थोड़ा सा लीनियंट था कि मतलब इतने फिल्टरेशन क्यों लगाने हैं, कोई भी क्वालिटी का बोरोवर आ रहा है तो उसको हम लोन दे देंगे, बिकॉज सबको ग्रोथ दिख रहा था। तो अच्छा टाइम होता है जब इंडस्ट्री का, तब आप बैड बुक क्रिएट करते हो। और अभी जैसे इंडस्ट्री का खराब टाइम है, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, सबके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सब एक बैंक्स एनबीएफसीज ने क्या किया है, अपने फिल्टरेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मतलब उसी को लोन देंगे जिसका सिविल स्कोर 700 या उससे ज्यादा है, उसी को लोन देंगे जिसका पास्ट में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है एनपीए वगैरह का। तो सबने अपने फिल्टरेशन स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो इंडस्ट्री के लिए तो बैड टाइम है, लेकिन जो ये कंपनीज बुक क्रिएट कर रही है वो गुड बुक क्रिएट कर रही है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहता है इस इंडस्ट्री का, एंड एक्चुअली आप इसको मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, जब बुल रैली होती है जहां पे ऐसे बिजनेसेस जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, मतलब बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, मैनेजमेंट कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहा, अर्निंग ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग रहा है, उसका ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे बैड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ऐड करते हैं।
और जब आपका बेयर मार्केट आता है, यानी ऐसा ऐसा टाइम जब मार्केट अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस को भी रिवॉर्ड नहीं कर रहा, जो कंपनीज अच्छा कर रही है उनका भी स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है, उस टाइम पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रहते हैं। सो पूरा जो गेम है वो ग्रीड एंड फियर का है, जो बैंकिंग में भी अप्लाई होता है एंड काफी हद तक हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं इसको। तो कंपनी कह रही है कि अभी इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। देन कंपनी का कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ वगैरह को लेकर के ये कॉन्फिडेंट है। इनका एट्रिशन रेट थोड़ा सा ज्यादा है, 50% है, बट इनका कहना है कि मॉडल ही डायरेक्ट सेलिंग का है, तो डोर टू डोर जाके अगर आपको सेलिंग करना रहेगा, और एम्प्लॉय लेड मॉडल है हमारा, हमारी डीएसए के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए हमारा एट्रिशन रेट ज्यादा है। अभी कुछ ये मतलब इसका कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट कह रही है कि ये नंबर हमारा इंप्रूव होगा। देन लास्टली अगर हम देखें, सो कंपनी कह रही है कि ग्रोथ वगैरह को लेकर के कॉन्फिडेंट है, एंड एसेट क्वालिटी का गाइडेंस इन्होंने ओवरऑल मेंटेन किया है। 80 to 100 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है कंपनी ने। तो ये पूरा कॉन कॉल एनालिसिस था एसबीएफसी फाइनेंस का। रिजल्ट ठीक ठाक है, मतलब एनपीए का प्रॉब्लम जरूर आया है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी पॉजिटिव है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन रखा है, ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। और अगर आप पूरा इंडस्ट्री देखोगे एनबीएफसी का, तो एक हमने इंडिया शेल्टर को डिस्कस किया था, जिसकी मैनेजमेंट ने अच्छा पॉजिटिव गाइडेंस दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी, और उसका भी आरओई इंप्रूव हो रहा है। सेम आप देखोगे एसबीएफसी के साथ में भी वैसा ही सिनेरियो है। करंट ग्रोथ रेट अच्छा है, एसेट क्वालिटी पे मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी काफी पॉजिटिव है, और इनका भी आरओई इंप्रूव हो रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखें तो इंडिया शेल्टर आई थिंक 3 से नीचे का भी प्राइस टू बुक है उसका। एसबीएफसी का भी प्राइस टू बुक आई थिंक 3 के आसपास है, 3.2 3.3। ग्रोथ दोनों कंपनीज की अच्छी है, आरओई इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। सो ये दोनों बिजनेसेस हैं जो इस पूरे स्पेस के अंदर अच्छी लगती है। हाउसिंग में आपका इंडिया शेल्टर हो गया, एमएसएमई लेंडिंग स्पेस में आपका एसबीएफसी फाइनेंस हो गया। इन्हीं बिजनेसेस पे ज्यादा फोकस रखना है हमको। 5 स्टार को भी डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज उसका भी अगर आप मॉडल देखोगे तो मॉडल काफी स्ट्रांग है। लास्ट 9-10 ईयर्स के अंदर इतने सारे इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आए, लेकिन उस कंपनी का ग्रॉस एनपीए कभी भी 3% नहीं गया। अभी उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस जरूर घटाया है, 35 से 25% कर दिया, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। मार्केट ने स्टॉक को पनिश भी किया ठीक ठाक। सो अब उनके कॉन कॉल में हमको उससे क्लैरिटी मिलेगा कि मैनेजमेंट आगे का कैसा गाइडेंस दे रहा है, एंड ये जो करेक्शन आया उसके स्टॉक के अंदर क्या उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह बन रही है। करंट लेवल पे हम देखें तो एसबीएफसी, इंडिया शेल्टर, ये दो बेस्ट प्लेयर लगते हैं पूरे एनबीएफसी स्पेस में। आगे 5 स्टार को भी हम जल्दी कवर करेंगे, एंड आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।